ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम करेंगे नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई इंडिया में, मूवमेंट फॉर फ्रीडम। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, इसके ना फेजेस हैं, तो हम सबसे पहले फेजेस लिख लेते हैं। आप लिखिए फेजेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, फेजेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट फेज 1885 to 1905, 1885 to 1905। सेकेंड फेज 1905 to 1919, 1919। थर्ड फेज 1919 to 1929, 1919 से 29 तक। फोर्थ फेज 1929 to 1939, and the fifth and the final phase 39 to 47, 39 to 47। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 फेजेस में डिवाइड क्यों किया। बिकॉज ये फेजेस थोड़े, इनमें जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके से चली है। ठीक है, तरीका थोड़ा मूवमेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फेज 1885 टू 1905, इसको मॉडरेट फेज बोला जाता है। कौन सी फेज? मॉडरेट फेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपको पता है कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1905 तक ये फेज़ है। तो 1885 से लेकर 1905 तक जो लीडरशिप थी ना कांग्रेस की, वो मॉडरेट्स के पास थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉडरेट्स कौन थे। मॉडरेट्स जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया? मॉडरेट हो गया कि अब अगर मौसम की बात करें, सर्दी या गर्मी की बात करें, तो एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 45 डिग्री टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। एक होती है कम गर्मी, ठीक है, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर हम कहते हैं नॉर्मल है ये। एक होती है 35 डिग्री, उसको हम कहते हैं मॉडरेट, यानी कि मीडियम। ठीक है ना, मॉडरेट यानी कि मीडियम। आप मॉडरेट का मतलब ये सोच लो, मीडियम। तो जो लीडरशिप थी ना कांग्रेस की, वो मीडियम थी, वो मॉडरेट थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब नई नई कांग्रेस पार्टी बनी तो जो लीडर्स थे ना, एक तो वो ओल्ड थे, काफ़ी बुजुर्ग टाइप लीडर थे, यंग नहीं थे। अब ओल्ड लोग वैसे ही मीडियम होते हैं, मॉडरेट होते हैं, वो ज़्यादा रेडिकल नहीं होते, उनमें गुस्सा कम होता है। ठीक है ना, उनमें यंग ब्लड नहीं होता। ठीक है ना, रेडिकलिज्म कम होता है, उनमें मॉडरेट चीज़ ज़्यादा होती है। एक तो ये एज फैक्टर था। दूसरा, उनको ये डर था अगर हम ज़्यादा रेडिकल बनेंगे ना, तो ये कांग्रेस पार्टी जो अभी अभी बनी है वो ये बंद कर देंगे अंग्रेज़, इसको बैन लगा देंगे। और अगर ये बैन लगा देंगे तो हम सबको अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर बैन हो जाए वो अरेस्ट हो जाते हैं लोग। इनको ये डर था। एक एज फैक्टर था। कोई आपसे पूछे कि मॉडरेट क्यों थे? क्योंकि एक तो वो एज थे, दूसरा वो एजुकेटेड भी थे। एजुकेटेड लोग भी रेडिकल थोड़े कम ही होते हैं। तीसरा ये था कि डरते थे, डर था, फियर था कि अंग्रेज़ हमें कहीं अरेस्ट ना कर ले, कांग्रेस पार्टी को बैन ना कर दे। ठीक है, तो चौथा ये था कि ये बिलीव करते थे कि अगर हम फ्रेंडली तरीके से कुछ मांगेंगे अंग्रेज़ों से तो ये हमें वो दे देंगे। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना कि हमें हमारा हक है, हमें दो, फिर ये नहीं देंगे। एक और फैक्टर भी है कि ये लोग ना उनके साथ पड़े हुए थे। जैसे अंग्रेज़ है ना, जो हमारी गवर्नमेंट थी, और ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ में, लंदन में, कॉलेजेस में, लंदन के कॉलेजेस में पढ़े हुए थे। जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग ना इकट्ठे पढ़े थे अंग्रेज़ों के साथ वहाँ पे। इवन के मोहम्मद अली जिन्ना भी वहीं पढ़ा था, सर सईद अहमद खान भी बाहर पढ़े थे।
तो ये लोग बाहर पड़े हुए थे अंग्रेज़ों के साथ। तो जब 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 कोई क्लासमेट हो, कॉलेज मेट हो या यूनिवर्सिटी का मेट हो, तो वो फ्रेंडली होता है। तो इसलिए ये फ्रेंडली तरीके से उनसे चीज़ मांगते थे कि इंडियंस को ये चाहिए, ये दे दो, है ना। तो गुस्से से नहीं मांगते थे, हक के तौर पे नहीं मांगते। क्या कह रहे? बॉम्बे, हाँ बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था। तो दूसरा फेज़ अगर हम बात करें, तो पहला फेज़ तो आपने देख लिया मॉडरेट फेज़, कोई प्रॉब्लम मॉडरेट फेज़ में। दूसरा जो है सेकंड फेज़ 1905 से 1919 तक। तो ये ना 1905 में ना पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, बंगाल की पार्टीशन हुई थी। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था और अंग्रेज़ों ने कहा कि इसकी पार्टीशन करनी पड़ेगी। एक एक्चुअली क्या था कि बंगाल के ना एक साइड पे मुस्लिम रहते थे, एक साइड पे हिंदू रहते थे। तो जो अब हमारे इंडिया में बंगाल है ना, वो हिंदू डोमिनेटेड है। जो अभी बांग्लादेश बन गया ना, वो वाला हमारे पास था पहले, वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो यहाँ पे हमेशा मतलब इनकी बनती नहीं थी आपस में, तो अंग्रेज़ों ने इसकी पार्टीशन कर ली दो स्टेट्स में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये इंडियंस ने लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप हमारी यूनिटी को तोड़ रहे हो। तो इसलिए यहाँ से ना एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप का जन्म हुआ कांग्रेस में। किसका जन्म हुआ? कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप का जन्म हुआ। क्या बोला मैंने? कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप का जन्म हुआ। एक्सट्रीमिस्ट एक तो यंग थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? यंग थे। दूसरा यंग ब्लड था उनमें, और उनके टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो कि किसी को पसंद नहीं आया, ना हिंदूज़ को ना मुस्लिम को। उन्होंने कहा ये हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ने इसका विरोध किया, ठीक है। बदले में क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। कुछ एक्सट्रीमिस्ट भाग गए, ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। तो ये वो फेज़ था। इस फेज़ में एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ज़्यादातर जेल में थे या बाहर अब्रॉड भाग चुके थे या अंडरग्राउंड छुप गए थे, ठीक है। थर्ड फेज़ 1919 से 1929 तक है। इसको गांधीयन फेज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी बहुत एक्टिव थे। गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे, ठीक है, लेकिन पहले 2 या 3 साल उन्होंने कोई खास नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी काम नहीं किया, नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। 1917 में रोवलाट एक्ट आया, रोवलाट एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। और 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, 1919 में अमृतसर में। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की 1920 में। कब? 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों स्टार्ट की, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर। तो गांधी जी यहाँ से हीरो बन गए। तो ये नेशनल मूवमेंट तो चलो 1920 में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अरेस्ट वरेस्ट कर लिया सबको। लेकिन गांधी जी इसके बाद कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। 1929 तक गांधी जी, इनफैक्ट 29 के बाद भी पॉपुलर, हमेशा 47 तक पॉपुलर रहे। लेकिन 29 में ये फेज़ ख़त्म इसलिए किया है। आप नेक्स्ट फेज़ लिखो, फोर्थ फेज़ 29 से 39 तक लिखो, 29 से 39 लिखा हुआ है आपने। 29 से 39 क्यों कहा है? क्योंकि कल के लेक्चर में, या नहीं सॉरी परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 29 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन नेहरू का। मैंने बताया था ना कि पंडित नेहरू ने 1929 में 31 दिसंबर को ये कहा था कि अब हमारा गोल क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कहा था। इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। स्वराज मतलब स्वराज, स्वराज यानी अपना राज, यानी इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो नेहरू ने यहाँ से पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की डिमांड की, इसलिए ये फेज़ को नया हमने एक नई फेज़ बना दिया, ठीक है।
नेक्स्ट फेज़ जो है 29 से 39 हो गया, 39 से 47 तक। यहाँ पर इसको अलग इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी बड़ा लीडर एक लीडर नहीं था, यहाँ बहुत सारे लीडर सामने आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस खास करके बड़े एक्टिव थे। वो वर्ल्ड वार, क्योंकि 39 में 1939 में, ये जो ईयर लिखा ना 1939 में, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। क्या? वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई थी। 39 में स्टार्ट हुई थी ये और 44 में ख़त्म हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वार टू, इसमें हमें शामिल कर लिया गया था इंडिया को बगैर पूछे। ठीक है, और यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो पहले डिफरेंट कंट्रीज़ में, पहले जर्मनी गए, फिर उसके बाद सिंगापुर गए, फिर सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, फिर जय हिंद का नारा लिया, फिर अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किया, मतलब कि इंडिया के ऊपर अटैक किया। और उनका मकसद ये था, क्योंकि वो जापान से अटैक कर रहे थे, जापान के साथ मिलके, उनका मकसद, जापान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। ठीक है, एक तरफ जापान था, एक तरफ यूके था। ठीक है, तो जापान ने इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक किया। मकसद सुभाष चंद्र बोस का ये था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना। जापान हमारी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जैसे हमेशा जीत जाते हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट की जो यहाँ पर स्टेट्स है, हम यहाँ से आ रहे थे ना, यहाँ से जापान से यहाँ से आ रहे थे, तो जब यहाँ पहुँचे ना नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्होंने हमें काउंटर कर लिया। ठीक है, तो हम वो वाली लड़ाई हम हार गए। तो इसलिए उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया, उनका पता नहीं चला वो कहाँ गए। ठीक है, ये सब हुआ। और इस टाइम नेहरू भी एक्टिव था, सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव था, और भी बहुत सारे लीडर एक्टिव थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई थी, जिसको लीडरलेस रिवॉल्ट बोलते हैं। उसमें बड़ी सारी वायलेंस हुई। हालांकि गांधी हमेशा कहते थे कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन 42 में इंडिया में वायलेंस हुई थी। तो ये हैं फेजेस। ठीक है, कोई डाउट फेजेस में है तो बताओ। एनी डाउट इन द फेजेस? चलें आगे। ठीक, अब हम एक हेडिंग लिखो, इसको बंद करो। एक हेडिंग लिखो, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ये हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 1857 के रिवॉल्ट हमने ख़त्म किया ना अभी, है ना, और हमने लास्ट क्या किया था? नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, है ना, नेशनल राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसके बाद ये स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। देखो अभी कांग्रेस बनी नहीं है, अभी कांग्रेस 1885 में नहीं बनी है, उसके पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में पहले छोटे छोटे लेवल के, स्टेट्स लेवल के ऊपर बननी स्टार्ट हो गई थी, बंगाल में, बॉम्बे में, डिफरेंट स्टेट में। फिर नेशनल लेवल के ऊपर बॉम्बे में 1895 में कांग्रेस बनी थी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी वो पेपर में पूछता है। सबसे पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल। पॉइंट्स भी लिखेंगे। राजा राम मोहन रॉय, was the pioneer, PIONEER of political movement in Bengal, of political movement in Bengal. Next point, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा।
बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, स्पेलिंग है BANGA बंगा, BHASHA भाषा, सब प्रकाशिका, प्रकाशिका सभा, फॉर्म्ड इन 1836। कब बनी? 1836। by the associates of राम मोहन रॉय। नंबर 2, अब नेक्स्ट एसोसिएशन जमींदारी एसोसिएशन। ये पहली थी ना, बंगला भाषा प्रकाशिका सभा, अब है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज लैंड होल्डर्स सोसाइटी, was founded in 1938। देखो वहाँ पे ना प्रीलिम्स में कई बारी ना वो जंबल करके पूछेगा कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, पहले क्या बना, फिर 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 क्या बना। और सिर्फ बंगाल की नहीं, अभी मैं बाकी स्टेट्स की भी लाऊंगा, तो वो जंबल करके डालेगा, पहले फिर बाद में, फिर बाद में। ठीक है, डेट्स याद रखना, ईयर याद रखना बस। नेक्स्ट थर्ड, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंडेड इन 1843 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, कब बनी थी? 1843 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इन्वर्टेड कॉमर्स में कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन, DISSEMINATION, dissemination of information relating to the actual condition of people of British India, people of British India। नेक्स्ट है फोर्थ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन formed in 1851। नेक्स्ट, इंडियन लीग। इंडियन लीग, एक ना ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो, ऊपर जगह है, या इंडियन लीग काट दो, इसको बाद में कर दो, एक शॉर्ट नोट लिख दो। शॉर्ट नोट में लिखो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अंदर शॉर्ट नोट लिख दो, क्या आपका पेपर में आ जाए। इन 1851 द लैंड होल्डर सोसाइटी, जो पहले पढ़ी, एंड द
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी were merged into the ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ इंडियन लीग, क्योंकि कभी कभी ना प्रीलिम में वो पूछता है कि कौन सी दो एसोसिएशंस को क्लब करके एक ये बनाई थी हमने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है इंडियन लीग, फाउंडेड इन 1875, 1875 बाय बाबू शिशिर कुमार, बाबू BABU, बाबू शिशिर SISIR कुमार। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन। इसका लिखो द इंडियन लीग was suspended by the Indian Association founded in 1876 by Anand Mohan Bose and Surendra Nath Banerjee। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ बॉम्बे। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ बॉम्बे। सबसे पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, फाउंडेड ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, founded on the lines of British India Association of Calcutta in 1852। कब बनी थी ये? 1852। नेक्स्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1885। अब देखो ये भी तब बनी है जिस साल कांग्रेस बनी है, यही याद रखना, क्योंकि कई बार वो पूछता है कि कौन सी एसोसिएशन ऐसी बनी थी जिस साल कांग्रेस बनी थी। तो 1885 में ये बनी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बाय द, किसने बनाई थी? बाय द पॉपुलर ब्रदर्स इन लॉ
ब्रदर इन लॉज थे दोनों। कौन कौन? मेहता तेलांग एंड तैयब जी। मेहता तेलांग TELANG एंड तैयब जी TYABJI। पूरा नाम है इसका फिरोज शाह मेहता, MC तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिरोज शाह मेहता, MC तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा। पूना POONA सार्वजनिक सभा। फाउंडेड एट पूना, फाउंडेड एट पूना इन 1867। 1867। नेक्स्ट हेडिंग, पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मद्रास। नंबर 1, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। This was the name of the branch of the British Indian Association, ऑफ कैलकटा, जो कलकत्ता में बनी थी ना, उसी की ब्रांच है। तो ईयर भी सेम है, वो पीछे से देख लें। सेट अप एट मद्रास, सेट अप एट मद्रास। It was काट दो, इट लिखो। इट लैंग्विश्ड इनटू ऑब्सक्योरिटी, लैंग्विश्ड LANGUISHED, लैंग्विश्ड इनटू ऑब्सक्योरिटी, OBSCURITY। मतलब ये बंद हो गई। अब डायरेक्ट नहीं उसने लिखा बंद हो गई, लैंग्वेज इनटू ऑब्सक्योरिटी मतलब काम करना बंद कर दिया। कब? इन 1857। ठीक है, इसने अपना लैंग्वेज इनटू ऑब्सक्योरिटी मतलब क्लोज डाउन इन 1850, आफ्टर 1857। ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा formed in 1884। 1884। बस ये हो गए ख़त्म। ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले इसका लिखो फाउंडेशन, फाउंडेशन। तो इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये दूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये पहली ऐसी एसोसिएशन थी जो नेशनल लेवल के ऊपर बनी थी, राइट। नंबर 2, ये क्यों बनाई गई, ज़रूरत क्या पड़ी। आपने देखा कि पिछले 40-50 सालों में रीजनल लेवल्स के ऊपर पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रही थी, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई नहीं थी। तो ये नेशनल लेवल पे पहली बनाई गई थी, ठीक है। इसके अंदर बंगाल के लोग भी थे, बॉम्बे के भी थे, मद्रास के भी थे और पंजाब के भी थे, सारी इंडिया से थे, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्यों बनाई गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। कहते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेज़ डर गए थे कि दोबारा से ऐसा रिवॉल्ट नहीं हो जाए इंडिया में, तो हमें देश छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दें नेशनल लेवल के ऊपर जो कि हमें इंडियंस क्या चाहते हैं वो हमें टाइम टू टाइम बताती रहे और हम उनकी डिमांड्स पूरी करते रहे, ताकि दोबारा रिवॉल्ट हो ही ना। क्योंकि गवर्नमेंट को ना कभी कभी पता नहीं चलता कि लोग क्या चाहते हैं, है ना। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो अफसर होते हैं ना, ऑफिसर जो होते हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, सेक्रेटरीट में बैठे रहते हैं, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलते हैं। वो बाहर के लोग क्या फील कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। तो वो कौन बताता है उनको, पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर लोगों में रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर लोगों के बीच घूमते रहते हैं, उनको पता होता है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल लीडर के पास कोई गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होती, उनको दफ्तर में बैठना नहीं पड़ता, इसलिए वो लोगों में रहते हैं। तो जब वो लोगों में रहेंगे वो जाके गवर्नमेंट के अफसरों को बताएंगे कि भाई लोग ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए पॉलिटिकल एसोसिएशन ये बनाई गई ताकि जो पॉलिटिकल लोग होंगे, वो लीडर जो होंगे, वो लोगों की ग्रीवियंसेस गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। ये इसलिए बनाई गई। तो इसलिए इसको ये एक थ्योरी है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व, VALVE, वाल्व थ्योरी। ये क्या है, ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी थी। और ये कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी में ये है कि जैसे जो फ्यूज़ होता है ना, कभी आपने स्विच में फ्यूज़ देखा, छोटा लगा हुआ, स्विच बोर्ड में छोटा फ्यूज़ लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ना वायर होती है, फ्यूज़ को अगर आप निकालोगे ना तो उसके अंदर एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है। अगर ज़रा सी भी हीट आएगी ना स्विच बोर्ड में तो वो वायर जल जाएगी, फ्यूज़ उड़ जाएगा, लेकिन हमारी ट्यूबलाइट, पंखे, वो सारा कुछ बच जाएगा। अगर टीवी लगा तो वो भी बच जाएगा, फ्रिज लगा तो वो भी बच जाएगा, लेकिन फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ कितने का आता है, 10 रुपये का। 10 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन हमारी ट्यूबलाइट्स बच गई, फ़ैन बच गया हमारा। अगर हो सकता है कि वहाँ टीवी या फ्रिज लगा होता वो भी बच गया। जो जो स्विच बोर्ड में चीज़ें लगी होंगी ना, अगर फ्यूज़ नहीं होगा वो सब कुछ जल जाएगी, अगर पीछे से वोल्टेज तेज आएगी। लेकिन फ्यूज़ जो होता है वो सब कुछ बचा जाता है, खुद ही जल जाता है। तो कहते हैं कि कांग्रेस भी तभी बनाई गई थी, क्यों कि अगर लोगों में गुस्सा ज़्यादा होगा तो लोग गवर्नमेंट पहले बताएंगे वो कांग्रेस के लीडरों को, कांग्रेस के लीडर बताएंगे हमें, तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो एक तरह से फ्यूज़ जल गया, मतलब थोड़ा बहुत रोष हुआ, हमने वो कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर लोग ही बीच में पॉलिटिकल लीडर नहीं होंगे तो फिर एकदम से क्या होगा, रिवॉल्ट होगा, वो हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये है, ये कहती है कि ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स क्रिएटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस because Congress they wanted to use Congress as a safety valve, they wanted to use Congress as a fuse। उनके लिए कांग्रेस एक फ्यूज का काम कर रही थी, ठीक है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, चले आगे।
तो फाउंडेशन में लिखो द फाइनल शेप SHAPE to the establishment of an all India organization the final shape to the establishment of an all India organization was given by a retired English civil servant A.O. ह्यूमे। अब ह्यूमे जो था ये एक ICS ऑफिसर था, अंग्रेज़ था, रिटायर हो चुका था। तो इसने कांग्रेस पार्टी बनाने में इंडियंस की हेल्प की। कहा जाता है कि ये नेचर का बहुत अच्छा था और इंडियंस के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखता था। ठीक है, ही यूज टू सिंपैथाइज विद इंडियंस। ठीक है, ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, ही यूज टू सिंपैथाइज विद इंडियंस एंड देयरफॉर ही क्रिएटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस। बट दूसरी तरफ अंग्रेज ये कहते हैं कि वी यूज्ड A.O. ह्यूमे टू क्रिएट कांग्रेस, टू यूज़ कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल। तो दोनों थ्योरीज हम मान सकते हैं। ठीक है, अब सच्चाई क्या है वो हमें खुद नहीं पता है, हमें हिस्टोरियंस ने जो कहा हमने दोनों थ्योरीज माननी पड़ेंगी। ठीक है, in 1885 a conference was to be held at Pune which was to be known as Indian National Conference, full stop. But at the last minute the venue was changed to Bombay. And the meeting was renamed as the Indian National Congress। पहले इन्होंने नाम सोचा था कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट बाद में नाम चेंज रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कांग्रेस नाम रखा ना, ये कहाँ से आया था वर्ड इनके दिमाग में? ये अमेरिका की जो पार्लियामेंट है ना, उसको कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उससे इंस्पायर होके इन्होंने ये नाम रखा। कांग्रेस का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस लोगों के इकट्ठे होने को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा, द फर्स्ट सेशन of the Indian National Congress was held in 1885
at the Gokuldas Tejpal Sanskrit College of Bombay under the presidentship of W.C. Banerjee. अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बनर्जी। तो पहला जो प्रेसिडेंट था वो W.C. बनर्जी था और दूसरा जो नेक्स्ट ईयर जो बना था वो दादा भाई नौरोजी था प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी जो था इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो W.C. बनर्जी पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी एंड वाज अटेंडेड बाय 72 delegates, 72 delegates, full stop. Thereafter Congress met annually इन दिसंबर। हर साल दिसंबर में इसका सेशन होता था, हर साल। Next para, the meeting declared the following to be its objectives। अब कांग्रेस बनी तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये क्वेश्चन आता ना, इसलिए लिखने पड़ेंगे। द मीटिंग डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, cooperation between, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। कांग्रेस के पहले मीटिंग में ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, ये आप लिख सकते हो क्वेश्चन में। पहला था कोऑपरेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स from different parts of the country। कोऑपरेशन को अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा कोऑपरेशन, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेशन। दूसरा, developing the theme of and promoting national unity। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स। लोगों की डिमांड क्या है वो फॉर्मुलेशन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ public opinion in the country। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। कल सैटरडे है ना, कल एक हफ्ता हो जाएगा हमें हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए,
ठीक है। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि तब 15 दिन हो जाएंगे। तो 15 देखो हम इसका टेस्ट रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दोनों। हाँ, आंसर लिखने वाला भी और वो, हाँ वो मैं लिखोगे तो बताऊँगा। जब आप मैं टेस्ट दूंगा तो आप लिखोगे, फिर मैं आपको अब बताऊंगा कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है, वो मैं बताऊंगा। वो मैं बताऊंगा, वो मैं जब अभी साथ साथ भी बताता जाता हूँ, ये कल परसों भी बता दूंगा मैं आपको कि कोई क्वेश्चन आए तो उसको क्या, हाँ हाँ वो मैं समझाऊंगा। जैसे सैटरडे को टेस्ट होगा ना, तो 2-3 दिन पहले मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे अगर कांग्रेस का बनी तो कांग्रेस में ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बनने के, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव डाल सकते पॉइंट्स में। एक ना जब जब भी मेंस का आंसर लिखना तो पॉइंट्स में लिखना है, ये याद रखो, पॉइंट्स में लिखना है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। पैरा में लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, पॉइंट में लिखोगे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो पैरा में ही लिखना है, लेकिन जो बाकी का होगा ना, बॉडी जिसको बोलते हैं बॉडी, 3 पार्ट्स होते हैं आंसर के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो बॉडी होगी ना वो आप पॉइंट्स में लिखोगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो उतना अच्छा। लेकिन ये याद रखना, पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट को ज़्यादा पॉइंट बनाने के लिए एक पॉइंट रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो मैं बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग, मोटिव्स बिहाइंड फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस। मोटिव्स बिहाइंड फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी तो बन गई, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने 4 देख लिए। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांग्रेस बनी तो उसके मोटिव्स क्या थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेफ्टी वॉल थ्योरी थी। सेफ्टी वॉल थ्योरी यह दी थी कि अंग्रेजों ने जानबूझ के हमें, एक लाइटनिंग थंडर थ्योरी भी थी। लाइटनिंग थंडर मतलब इंडियंस ने कांग्रेस को यूज़ किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, सॉरी लाइटनिंग थंडर नहीं, लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किया। वो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर वो लगा होता है, एक डिवाइस लगा होता है। वो अगर ऊपर से बिजली तेज़ आए ना तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्डिंग बच जाती है आग लगने से। तो इसका मतलब ये है, अगर अंग्रेज़ों को इंडियंस के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आए तो अंग्रेज पहले क्या करते थे, लाठी बरसाते थे, लाठियाँ मारते थे, और लोगों को कई बार शूट भी कर देते थे, और लोगों को अंदर जेल में बंद करके उनको मारते थे। ये क्या था, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा जुल्म करना। तो कांग्रेस पार्टी क्या काम करती थी, लाइटनिंग कंडक्टर का काम करती थी। अगर ऊपर से बड़ी ज़्यादा बिजली आए अंग्रेज़ों के तरफ से, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब खुद अरेस्ट हो जाएंगे, खुद मार खा लेंगे, लेकिन लोग बच जाएंगे। तो अगर ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को यूज़ किया एज अ सेफ्टी वाल्व, तो फिर इंडियंस ने भी कांग्रेस को यूज़ किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब इंडियंस ने यूज़ किया, या जैसे भी आप समझ लो, यूज़ तो हुई ना कांग्रेस ही, ठीक है। लेकिन इसका आप कहोगे कि अगर ये खुद अरेस्ट हो जाते थे, लोग बच जाते थे, फिर इनको कांग्रेस में रहने का क्या फ़ायदा था। फ़ायदा बहुत था, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी तो यही बने ना, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर सारे यही बने ना, हम लोग थोड़ी ना बने, आम लोग थोड़ी ना बने। ये फ़ायदा होता है पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियन पहले तो बेचारा स्ट्रगल करता है बड़े साल, अरेस्ट भी होता है ना, लेकिन बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, प्रेसिडेंट भी बनता है ना, ये चीज़ होती है। तो मोटिव्स बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस, तो आप लिखो WC बनर्जी popularized the view that the idea of Indian National Congress was a brainchild of Lord Dufferin। डफरिन की स्पेलिंग है DUFFERIN, लॉर्ड डफरिन। अब आपको अगर प्री में क्वेश्चन आए ना कि जब हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड,
तो वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो 1885 में लॉर्ड डफरिन इंडिया का गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन ने, जो कि गवर्नर जनरल था, खुद कांग्रेस पार्टी बनाने में, मतलब ये इसने कहा कि कांग्रेस पार्टी बननी चाहिए। दैट इज, कॉमा डाल के, दैट इज लॉर्ड डफरिन सजेस्टेड, लॉर्ड डफरिन suggested to A.O. Hume for the formulation of इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो डफरिन ने ह्यूमे को कहा कि आप कांग्रेस पार्टी बनाओ, और ह्यूमे ने उसको अंजाम दिया। सो ह्यूमे ने वो पार्टी बनाई। ठीक है, आगे लिखो। डफरिन्स आइडिया was to have a political organization through which the government could ascertain ascertain the real wishes of the people and thus save the administration from any possible political outburst, any possible political outburst in the country. नेक्स्ट पैरा। ये बात किसने कही है? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। मतलब कौन ऐसा मानता था कि डफरिन ने कांग्रेस क्रिएट कराई है? डब्ल्यू सी बनर्जी ऐसा मानते थे। ये भी आपको प्री में पूछ सकता है कि हु, ये किसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या कहा, ये भी पता होना चाहिए। लाला लाजपत राय मेंटेन्ड दैट the Indian National Congress was organized to serve as a safety valve, VALVE, for the growing unrest in the country. Growing unrest in the country. तो जो मैंने थ्योरी बताई सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है। नेक्स्ट पैरा। It would, however, be truer to say that
truer, Truer. It would, however, be truer to say that the Congress leaders used Hume as a lightning conductor. As a lightning conductor. The Congress was the expression of crystallized मतलब क्लियर nationalist opinion against the alien rule, but the presence and sponsorship of British officials ensured that it did not become a victim to the wrath of the British, wrath मतलब जुल्म, WRATH of the British. Next heading, period of moderates. अब कांग्रेस पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमने कर लिए। कांग्रेस पार्टी के बनने के पीछे रीज़न क्या थे, मोटिव्स क्या थे, वो भी हमने कर लिए। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। चौथा क्वेश्चन हमने किया कि रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन कौन सी बनी थी इंडिया में, ठीक है ना, 1857 के दौरान, ठीक है, कि उस टाइम पर 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके ये मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। मॉडरेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस का और मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडरेट्स मैंने बताया कि कौन कौन से थे, तो आप लिखो पीरियड ऑफ मॉडरेट्स। फर्स्ट फेज 1885 to 1905, फर्स्ट फेज 1885 to 1905। तो कौन कौन से लीडर थे मैंने पहले बताया, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे के सारे, DE वाचा, ये सारे मॉडरेट्स थे। तो लिखिए द नेशनल लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, नौरोजी के स्पेलिंग है NAOROJI, ये बंगाली था। फिरोज शाह मेहता, PM मेहता भी बोलते हैं, फिरोज शाह मेहता। DE वाचा, D.E. वाचा, WACHA, ये कश्मीरी था वाचा।
WC बनर्जी। कश्मीरी काफ़ी थे, मोतीलाल नेहरू कश्मीरी था, उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी था, ठीक है ना। तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी कश्मीरी बना, नेहरू कश्मीरी पंडित था वो। फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, ये दोनों भाई थे। कौन? WC बनर्जी एंड SN बनर्जी। SN बनर्जी, WC बनर्जी की फुल फॉर्म है वोमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरे वाले की है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोनों भाई थे, ये दोनों बंगाली थे और वो भाई भी थे। बनर्जी के वाले को हु डोमिनेटेड द कांग्रेस पॉलिसीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज 1885 to 1905। During 1885, during this period 1885 to 1905 ब्रैकेट में, they were staunch believers in liberalism and moderate politics। मॉडरेट को इन्वर्ट कॉमा में रखना, मॉडरेट पॉलिटिक्स and came to be labeled as moderates। कंटिन्यू रखो, मॉडरेट्स के बाद कंटिन्यू, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, मॉडरेट्स। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नियो नेशनलिस्ट्स, NEO, नियो nationalists of the early 20th century, who were referred to as extremists। Moderates preferred constitutional agitation। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये वर्ड याद रखना है, जब लिखने हैं तो ये लिखने हैं, ये वर्ड जरूरी है लिखना, इनको लिखे बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, द मॉडरेट्स प्लान ऑफ एक्शन। Moderates plan of action comprised three elements, namely, number one, policy of three P's, P कैपिटल और आगे एपोस्ट्रोफी S, P के ऊपर कामा ऊपर और नीचे S छोटा स्मॉल s। ये तीन P's में बिलीव करते थे, डैश कर को
पीस के आगे डैश, प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पेटिशन। प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पेटिशन। प्रोटेस्ट करो पीसफुली, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, प्रेयर करो और पेटिशन करो। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये हमने ऊपर भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। एंड नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस। स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस। Next para. The Congress leaders believed that the British rule in India was in the interest of Indians. Interest of Indians. ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। कांग्रेस लीडर ये मानते थे क्या, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। मॉडरेट्स ये सोचते थे कि ब्रिटिश इंडिया के लिए अच्छा करेंगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल स्टॉप। इन द कोर्स ऑफ टाइम, बाद में इनकी सोच जो थी वो बदल गई। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे बिलीव्ड British would help them to acquire the capacity to govern themselves. Govern themselves in accordance with the highest standards of the West. Highest standards of the West. They believed Britain could help them to acquire the capacity to govern themselves in accordance with the highest standards of the West. Hence the Congress leaders put great emphasis upon Congress propaganda in England. कांग्रेस प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, कांग्रेस प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड? ये देख लो। ये सोचते थे कि इंग्लैंड वाले हमारे इंडियंस को हेल्प करेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ पर एजुकेशन का लाएंगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लाएंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, गरीब से अमीर हो जाएगा। इसलिए ये इंग्लैंड जाकर वहाँ की गवर्नमेंट को अपील करते थे, जैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपील करना कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो। तो प्रोपेगेंडा लिखा हुआ है। प्रोपेगेंडा मतलब वहाँ पर जाके अपील करना कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा करना कहाँ जाके, बाहर जाके, अपने देश के लिए,
ठीक है ना, समझिए ना ये बात। A British committee of the Indian National Congress was set up in London which published a weekly journal JOURNAL। जर्नल क्या होती है? मैगजीन। उसका नाम क्या था? इंडिया। इंडिया को लिखो इनवर्ट कॉमर्स में, क्या नाम था? इंडिया। टू प्रेजेंट इंडियाज केस, बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक। तो एक कमेटी बनाई गई इंग्लैंड में जिसका नाम इंडिया वो कमेटी जो थी उसका काम ये था कि इंडिया की चीज़ों को समझना, और उन्होंने एक वीकली मैगजीन स्टार्ट की, जर्नल स्टार्ट की, जिसका नाम रखा इंडिया। ठीक है ना। तो इसके अंदर उन्होंने इंडिया की बात करनी स्टार्ट की। आज इतना रखेंगे, कल हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसके बाद हम ये लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी इनकी 15 साल में, 1885 से 15 नहीं 20 साल में, 1885 से लेकर 1905 तक क्या क्या कंट्रीब्यूशन की इन्होंने। हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। फिर हम लिखेंगे असेसमेंट ऑफ मॉडरेट्स। असेसमेंट ऑफ मॉडरेट्स करेंगे कि इन्होंने पॉजिटिव क्या किया और नेगेटिव क्या किया। फिर हम लिखेंगे एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स मॉडरेट्स। गवर्नमेंट का मॉडरेट्स के प्रति क्या एटीट्यूड रहा, क्या अच्छा रहा या बुरा रहा, क्या इनको जेल में बंद किया या जेल में बंद नहीं किया। तो पहले तो गवर्नमेंट का, मैं आपको बताता हूँ, पहले गवर्नमेंट का एटीट्यूड इनके प्रति अच्छा रहा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट होगी जब ये ज़्यादा डिमांड करने लगे ना, यानी 1905 के आसपास, 1900 के बाद। 1900 से पहले ठीक रहा। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कल करके उसके बाद हम कल आ जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, चलो आ जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं है?